Welcome to the Notes Culture app. Notes Culture सुनने से शिखर तक. So today we will discuss about another important topic of your AD examination, which is processing and post harvest machinery. So let's start today's class. So in this slide, we have to know about the meaning and definition of post harvest technology and processing. मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं चलेगी उसके बाद हम मशीन्स को कैसे जानेंगे. मशीन्स के भी तो कुछ उद्देश्य होंगे ना, वो किसी चीज़ के लिए काम कर रहे होंगे, तो वही चीज़ को हम इस स्लाइड में जानेंगे. सो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली इट इज़ constitute an interdisciplinary science and technique अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी आफ्टर हार्वेस्ट. तो यहाँ दो चीज़ें क्या आ गई आपकी, साइंस एंड टेक्निक. उसके बाद क्या है आपका अप्लाइड, किस में किया जाता है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में, और कब किया जाता है, आफ्टर हार्वेस्ट. ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है. तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा विज्ञान और तकनीक है. ठीक है, विज्ञान और तकनीक का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग हम कृषि उत्पाद जो है ना, आपकी कृषि वस्तुएं है ना, उस पर करते हैं. अच्छा, कब करते हैं, उनकी कटाई के उपरांत, मतलब जस्ट इमीडिएट आफ्टर हार्वेस्टिंग. आपका क्रॉप मैच्योर हो चुका है, क्रॉप का काम खत्म, हार्वेस्ट हो चुका है. अब उसको क्या करना है, हमें एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेफ रखना है. उसको क्या करना है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कांस्टेंट रखना है या इन्हेंस करना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसका शेप चेंज करना है. क्यों? क्योंकि वो बेहतर बन सके, उसकी क्वालिटी और बेहतर हो सके. देखिए, आप पर्पस को देखिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी? प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, क्वालिटी कंट्रोल और इन्हेंसमेंट का मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर बनाना. किस चीज़ के लिए? क्योंकि देखिए, जितना बेहतर बनाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा. नेक्स्ट, प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण. ठीक है, फिर पैकेज करना मतलब उसको पैकेजिंग करना, मतलब क्या रहता है उसको, और पैकेजिंग का जो मेन पर्पस आप ये बोल सकते हैं ना कि उसको टू प्रिवेंट पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एनिमीज. ठीक है, आपके आउटसाइड की जो भी एनिमीज है, जो भी चीज़ें उसको जो हार्म पहुंचाती है ना, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज, स्टोरेज करते हैं, भंडार, ताकि लॉन्ग पीरियड के लिए उसको सेव कर सकें. डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब समझ लीजिए फार्म से हमने कहाँ लाया, फैक्ट्रीज में लाया, फैक्ट्रीज में आपका प्रोडक्ट बना. अब उस प्रोडक्ट को कहीं तो देना पड़ेगा ना, किसी उद्देश्य से आपने प्रोडक्ट बनाया होगा कि आप किसी कस्टमर को देंगे या किसी भी इंसान को देंगे जो उसका यूज़ कर सके. फिर मार्केटिंग करेंगे, मतलब मार्केटिंग में ही डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट की तो जरूरत पड़ेगी. एंड द लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन. तो आप ये बोल सकते हो कि फार्मर की फील्ड में एक पर्टिकुलर चीज़ को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लगाने से ले करके आपका जो उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, ये प्रोसेस आपका क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस है. और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस कब होगा? जब आपका फील्ड में जो भी आपने पर्टिकुलर क्रॉप लगाया या फ्रूट लगाया, कोई भी एग्रीकल्चर मटेरियल लगाया आपने, कॉमोडिटी, उसके हार्वेस्टिंग से. मतलब ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होगा? फील्ड के बाद से स्टार्ट होगा, और कहाँ खत्म होगा? कस्टमर की यूटिलाइजेशन तक. क्लियर है? इसके बाद आता है प्रोसेसिंग. अच्छा, प्रोसेसिंग जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. यू कैन सी, यहाँ पे प्रोसेसिंग इसका एक पर्पज है. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक पर्पज ही क्या है? प्रोसेसिंग. सो we can say that the processing is the part of post harvest technology. It is the transformation of agriculture product into food. ठीक है, दैट मीन हम क्या करते हैं, हम चेंजेस लाते हैं. किसमें? प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं. क्यों चेंज लाते हैं? क्योंकि उसको हम और बेहतर बना सके. अब प्रोसेसिंग के थ्रू आपके देखिए यार बहुत सारी चीज़ें बनती है. बेस्ट एग्जांपल अगर आप हॉर्टिकल्चर्स में लेंगे, जो आपके सॉस हैं, केचप हैं, जैम, जेली हैं, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स को आप ले लीजिए. ठीक है, ये प्रोसेसिंग में ही किया जाता है. तो क्या किया जाता है कि आपका जो पर्टिकुलर एक रॉ मटेरियल है ना, उस रॉ मटेरियल में चेंजेस लाए जाते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, उसमें वर्क करते हैं. यही तो है आपका प्रोसेसिंग. मतलब एक प्रोडक्ट के फॉर्म को चेंज करके उसको एक बेहतर प्रोडक्ट में लाना, यही आपका प्रोसेसिंग है. ठीक है, यहाँ लिखा ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. देन प्रोसेसिंग इंक्लूड्स मेनी फॉर्म ऑफ processing fruit, like processing food is any method to use turn fresh food into fruit product. फ्रेश फूड का मतलब क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग. ठीक है, आपने किसी एग्रीकल्चर जो आपका प्रोडक्ट है उसको हार्वेस्ट कर दिया है, देन उस हार्वेस्टेड कॉमोडिटी को किस में चेंज करना है? आपके फूड प्रोडक्ट में. अब देखिए, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट का मतलब
जैसे हम अगर हॉर्टिकल्चर में ले लें तो क्या रहता है आपका, जैसे मैंगो हुआ, मैंगो को हमने क्या चेंज कर दिया, मैंगो का हम जैम बना सकते हैं, मैंगो का जूस बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप बनाना को ले सकते हो, बनाना शेक, मतलब क्या है, हमने उसके एक फॉर्म को चेंज करके उसको दूसरा फॉर्म बनाया। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेसिंग सिर्फ फूड मटेरियल्स में होती है, आप बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो पर्टिकुलर प्रोसेसिंग है क्या, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा व्हाट इज प्रोसेसिंग, तो टू चेंज क्या है आपका प्रोडक्ट, किस में चेंज करेंगे, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू फूड, फूड या बोल सकते हैं, या फ्रेश फूड टू फ्रेश प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के एक फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में ले आना। देन अब इसमें भी कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, हम बोल तो रहे हैं कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म को चेंज कर दिया है, कैसे चेंज किया है, तो उसमें वॉशिंग किया, सबसे पहले हमने उसको धोया, फिर क्या क्या चॉपिंग किया, उसको काटा। पास्चराइजेशन मतलब होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल दो, बैक्टीरिया वायरस ये बहुत लंबा हो जाएगा। पास्चराइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको किल करते हैं। अब यहाँ पे पास्चराइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, हाई टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, बहुत सारे इसके टेक्निक्स हैं। देन फ्रीजिंग मतलब उसको ठंडा करना। अब अगर किसी प्रोडक्ट को हमने प्रोसेस कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो है ना कि एकदम गरम गरम उसको बॉटल्स में भर देंगे या कैंस में भर देंगे, वो तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर तक लाते हैं, या एक ऐसे टेम्परेचर तक लाते हैं जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। नेक्स्ट फर्मेंटिंग। ठीक है, जैसे आपके ब्रेड्स हैं या जो भी मिल्क प्रोडक्ट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली क्या रहता है, उनमें फर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे आपका पनीर हो गया, या आपका कर्ड हो गया जो, ठीक है, ये सब में फर्मेंटेशन रहता है। नेक्स्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग तो मस्ट नेसेसरी है, आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको सेव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम आउटर एनिमीज। देन कुकिंग। ठीक है, अभी कुकिंग का मतलब ये होता है ना यार, देखो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, आप उसको क्या करते हो, पकाते हो। ऐसा तो नहीं ना कि आम को लाया और सीधा उसका क्या बना दिया हमने, जूस, ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रोसेस होता है, उसको गर्म किया जाता है, पास्चराइजेशन की जाती है, उसमें एडिशन किया जाता है, आपका किसका, प्रोडक्ट्स का एडिशन रहता है, जैसे आप बोलते हैं ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सके, उसके क्वालिटी को इंक्रीज कर सके। तो ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग का एक मीनिंग और डेफिनेशन है, जो आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, एक तो बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे आप थ्योरी तो नहीं दे सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी रहा है, तो उसका प्रोसेस पूछ सकता है, या उसका पर्पस पूछ सकता है, जो आपको रेड, हाँ मतलब क्या बोल सकते हैं, रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। नाउ कम, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हम बार बार बोल तो रहे हैं कि भाई प्रोसेसिंग होता है पोस्ट हार्वेस्ट में। तो पहला प्रोसेस जो है आपका वो है थ्रेशिंग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आई होप सबको ही पता होगा, लोगों ने देखा भी होगा, आपने कॉलेजेस में भी देखा होगा, आपने रूरल एरियाज में भी देखा होगा। तो थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग प्लांट इन ऑर्डर टू सेपरेट सीड और ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रेशिंग जो है आपका वो है क्या। तो सीधा सीधा बात यह है कि आपका जो स्ट्रॉ है, जो पैरा है ना, वहाँ से हमको क्या करना है, जो ग्रेन्स हैं, जो सीड्स हैं, उनको सेपरेट करना है। इसका मैं एक और बहुत अच्छा मीनिंग भी आपको बता सकता हूँ कि सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड इकोनॉमिकल मटेरियल। ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल आपका क्या होता है, जो प्लांट्स के पार्ट रहते हैं जिनका हम प्राइमरी यूज़ नहीं कर सकते, भले सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं, आपका वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको मेनली क्या यूज़ करना है, उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट, जहाँ से आपको मुनाफा मिलेगा। तो सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, या फिर जो बेस्ट ये क्या है, सेपरेशन ऑफ सीड और ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ। क्लियर है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, कुछ तो फंक्शंस होंगे ना। तो पहला चीज़ क्या है, टू मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट में मिलावट हो, या वो प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं दिखती हो, जैसे होता है ना कि आपका चावल जब खाते हैं या राइस जब खाते हैं, देखिए उसमें धान आ जाता है। अब बात आती है कि धान और चावल में फ़र्क है। ठीक है, धान और चावल में फ़र्क है। धान का मतलब क्या रहता है, जब उसके अंदर का जो चावल है ना, उसकी कवरिंग हो, हस्क हो उसमें, ठीक है, जो आपका भूसा रहता है ना, वो हो, तो क्या कहलाता है, धान। अब आप सोचिएगा, कभी कभार होता है, आप देखिएगा कि चावल बनता है ना, तो उसमें से कुछ दो चार धान
कि जो आपका निकलने लगता है, तो वो क्या करता है, आपके टेस्ट को भी खराब करता है और एक प्रकार से क्या करता है, क्वालिटी को डिक्रीज करता है। तो थ्रेसिंग इसीलिए आवश्यक है, ठीक है, थ्रेसिंग जरूरी है कि आपका जो पैरा ना आ जाए। या कभी कभार आप देखिएगा कि लाई वाई खाते रहेंगे तो उसमें पैरा आ जाने लगता है, ठीक है, उसके डंठल आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे दाल खाएंगे तो दाल में डंठल्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड फील्ड ड्राइंग एंड स्टेकिंग फॉर सेवरल डेज एट इज affect grain quality due to over drying. Stacked grains of high moisture contain result in discoloration and yellowing. अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, पहला आता है आपका ड्राइंग और दूसरा आता है स्टैकिंग। तो ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जब फील्ड में हम हार्वेस्ट करते हैं ना, तो आप देखेंगे गांव साइड में हार्वेस्ट करने के बाद उसे फील्ड में फैला दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। अब देखिए, मॉइस्चर कंटेंट आपको मेंटेन करना है, ये तो सही बात है, ठीक है। 10%, 12%, 14%, 8% अलग अलग रहता है। सीरियल्स 10 to 12 रहता है। फिर जब आप पल्स की बात करें या ऑइलसेट की बात करें तो वो लेस देन 10 रहते हैं। तो ये मेंटेन करना इज गुड, बट ओवर मेंटेन नहीं। ये नहीं कि आप एकदम सुखा दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ओवर ड्राइंग की वजह से ना वहाँ पे आपका ना एकदम वो जो दाना है या जो स्ट्रॉ है ना, आपका पूरा एकदम जलने टाइप हो जाता है, बर्निंग होने लगती है। ग्रीन, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक कलर के आने लगते हैं, वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो ओवर ड्राइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड क्या रहता है, स्टॉकिंग मतलब होता है, स्टैकिंग का मतलब होता है ना कि आपने देखा होगा कि जो कटाई के बाद बंडल्स बना दिए जाते हैं। अब बंडल्स बना के हम क्या कर देते हैं, फील्ड में छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि कुछ बंडल्स में अगर हल्का सा भी मॉइस्चर आया, ठीक है, तो मॉइस्चर आने से क्या होता है, वो अंदर सड़ने लगते हैं। आप देखेंगे कि वो जो बंडल रहता है आपका धान का, वो पीला होने लगता है, एकदम ऐसा लगेगा नहीं ये सड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसीलिए क्या करते हैं, हम थ्रेशिंग कर देते हैं कि स्पॉट एकदम आपने हार्वेस्ट किया और वहीं पे आप क्या कर दो, आपके ग्रेन्स को आपके स्ट्रॉ से अलग कर दो, भाई ये सारी दिक्कतें आनी ही नहीं है। अब बात आती है कि कितने टाइप की थ्रेशिंग होते हैं। थ्रेशर टाइप ऑफ थ्रेशर यहाँ लिखा है। तो थ्रेशर क्या रहता है, वह मशीन जो कि थ्रेशिंग का कार्य करती है, ठीक है। द पर्टिकुलर मशीन्स और इम्प्लीमेंट विच इज डन द थ्रेशिंग प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशर, जो थ्रेशिंग की प्रक्रिया करता है। अब कौन कौन से थ्रेशर हैं, देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितना लिखा है ना, उससे भी ज़्यादा आपके थ्रेशिंग के, सॉरी, जो मशीन्स हैं वो होते हैं। बट जनरली क्या रहता है, ये आपके ऑपरेटेड है ना, मशीन ऑपरेटेड। अब देखिए, जो आपकी थ्रेशिंग रहती है ना, वो दो तरीके से की जाती है। या तो आप मशीन से कर सकते हो या तो आप मैन्युअली कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ों से आप बिल्कुल कर सकते हो। मैन्युअली करना है तो मैन्युअली के लिए क्या रहता है, पहला रहता है एक हैंड बीटिंग कहते हैं, आपको पता होगा। गांव साइड में रहते हैं कि एक बहुत मोटा सा लकड़ी पकड़ते हैं और उससे क्या रहता है, पर्टिकुलर आपका जो क्रॉप रहता है, जो प्लांट रहता है, उसको पीटा जाता है, जिससे कि दाने क्या रहते हैं, वो झड़ने लगते हैं। अब अगर आपको पूछा गया कि इसमें आउटपुट कितना मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हैंड बीटिंग का रहता है ना, उसमें आप 17 से 20 किलोग्राम जो आपका क्रॉप है ना, या जो आपका प्लांट है, उसको पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप कितने मटेरियल को थ्रेश कर सकते हैं, तो 17 से 20 किलोग्राम, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है जनरली। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद रहता है आपका एनिमल। ट्रेडिशनल मेथड में एनिमल्स भी आते हैं। आपने देखा होगा गांव में कि पूरे धान को बिछा दिया जाता है, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर फील्ड या फिर आपका जो रोड्स में। एंड देन उसमें क्या करते हैं, एनिमल वॉक करते हैं, एनिमल को घुमाया जाता है, ठीक है। इन इंडिया इट्स अ इंडिजीनियस मेथड, इस बुलक ट्रेंडिंग मेथड ही बोलते हैं। इन दिस मेथड विच द क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर। थ्रेशिंग फ्लोर हो सकता है आपका, या फिर आपका रोड्स हो सकता है। एंड इन अ सर्कल द बुलक्स आर मेड टू वॉक ऑन द पर्टिकुलर पाथ। अब ये पाथ आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ दोनों चीज़ें। स्ट्रेट पाथ में क्या रहता है, रोड में रहता है, एकदम चलाते रहते हैं या गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं। और सर्कुलर पाथ में क्या रहता है, आपका एक तो बीच में आपने क्या, एक डंडा जो रहता है ना, उसको हम गाड़ देते हैं, फिर उसमें से आपके बैल को बांध देते हैं और वो सर्कुलर पाथ में जो आपका है ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है। ऐसा रहता है ना कि यहाँ पे हमने डंडा बांध दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, दो बैल लगा दिए, और ये सर्कुलर पाथ में आपके यहाँ पे क्या है, पूरे क्रॉप्स गिरे हुए हैं और ये बैल क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो इनके मूवमेंट करने से, इनके पैर के भारी होने की वजह से क्या रहता है, वो आपके जो स्ट्रॉज रहते हैं वो अलग होने लगते हैं। अब अगर आपको इसका भी पूछा गया कि क्या इसका टाइम रहता है या क्या इसकी एफिशिएंसी रहती है, तो जो बुलक्स रहते हैं ना, वो 140 किलोग्राम जो आपके मटेरियल है पर आवर
ये करते हैं, ठीक है। मतलब 140 किलोग्राम आपका जो प्लांट रहेगा उसकी थ्रेशिंग ये पर आवर्स के फॉर्म में करेंगे। अब बात आती है कि जब ये मेथड है तो हम मशीन्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके भी रीज़न है। रीज़न ये है कि फर्स्ट वन इज़ जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग बाय एनिमल और मैनुअल इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो रहता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकंड क्या रहता है, इट गिव लो आउटपुट। ऑब्वियसली बात है, आप देखिए मैनुअल में देखेंगे 17 से 20 किलोग्राम। अब अगर आप एनिमल की भी बात करें तो 140 किलोग्राम लो आउटपुट है। दैट्स वाई कि ये क्या बोल सकते हैं, आपकी लिमिटेशन है। देन क्या रहता है कि जो थर्ड इसका आप लिमिटेशन बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ हाई। अब आप क्या करते हैं, एनिमल को अगर कर रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग तो रहेगा इसमें, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि मशीन्स में बहुत ज़्यादा लगता है पैसा, बट टाइम टेकिंग कम है तो वहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा होता है। सेकंड क्या रहता है, जो और एक लिमिटेशन आप बोल सकते हैं, देर इज़ अ ह्यूज लॉसेज ऑफ ग्रेन बिकॉज ऑफ रोडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट, विंड एंड द मेनी मोर फायर हैजार्ड्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर एनिमल ही हो सकता है। आपका गाय चल रहा है भाई, इसको भूख लगी, वो खा लिया आपका, ठीक है। जो नीचे बिछा है उसके लिए तो वो पैरा ही है, तो वो भी खा सकता है। या फिर आपकी ज़मीन में बिछे रहने से क्या रहता है, रोडेंट्स हो सकते हैं आपके जो उसको इफेक्ट करें, या कोई चिड़िया उड़ के आया वो खा के चला गया, या अगर कोई इंसेक्ट है तो वो हार्म पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल मेथड को है ना, वो थोड़ा सा लिमिट कर देती है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है आपका जो मशीन्स। अब मशीन्स में बहुत सारे थ्रेशर्स हैं ना, यहाँ मैंने 4 को किया है, बट ऐसा नहीं कि यही 4 रहते हैं आपके, और भी सनफ्लावर थ्रेशर आता है, ग्राउंडनट थ्रेशर आता है, बहुत सारा। बट जो आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, एक तो आपका जो मेज डी हस्कर पूछा जाता है, मल्टीपल क्रॉप थ्रेशर, जो आपका पैडी थ्रेशर ऑलफेड वाला जो रहता है वो पूछा जाता है। तो ये कुछ थ्रेशर्स के टाइप हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज द पैडल ऑपरेटेड पैडी थ्रेशर। क्या है, पैडल ऑपरेटेड पैडी थ्रेशर। तो इसमें क्या रहता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर लूप टाइप थ्रेशिंग सिलेंडर, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, मिल्ड स्टील शीट बॉडी एंड फुट पैडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वायर लूप। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोला जाता है, वायर लूप। सेकंड, थ्रेशिंग सिलेंडर। ये जो पूरा है ना, ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है ना, इसको थ्रेशिंग सिलेंडर बोला जाता है। फिर है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे ये जो बक्सा दिख रहा है ना, ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, ये जुड़ा रहता है अंदर से। फिर है मिल्ड स्टील शीट बॉडी। ये जो आपको दिख रहा होगा शीट बॉडी यहाँ पे पूरा ये, ठीक है, जो सिलेंडर और ट्रांसमिशन सिस्टम के पीछे जो है ना, ये पूरा क्या है आपका, मिल्ड स्टील शीट बॉडी। एंड द लास्ट वन इज फुट पैडल। क्या है, फुट पैडल। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, फुट पैडल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा रहता है और इसको पैडलिंग करता है, जिससे कि ट्रांसमिशन सिस्टम स्टार्ट होता है और ये सिलेंडर आपकी घूमने लगती है। यहाँ से हम क्रॉप को छोड़ते हैं, ये जैसे जैसे घूमते जाता है तो स्ट्रॉ जो क्या है ना, वो वायर लूप्स में फंस जाती है। वायर लूप से जैसे फंसती है तो यहाँ पे झटका लगता है, और झटका लगने से क्या होता है, जो आपका ग्रेन है या जो सीड है वह यहाँ से निकल जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो ये जो द सिलेंडर, जो थ्रेसिंग सिलेंडर है, कंसिस्ट ऑफ वायर लूप यू शेप्ड। आपको ये शेप एग्जाम में पूछा जाता है कि वायर लूप का जो शेप क्या रहता है, ये यू शेप्ड रहता है, और ये एम्प्टीड इन वुडन और मेटलिक स्ट्रिप जॉइंट टू टू डिस्क। अब अगर ये जो लूप्स है ये किससे जुड़ा रहता है, ये स्ट्रिप से जुड़ा रहता है, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिप कहलाता है। और ये स्ट्रिप किससे जुड़े रहते हैं, ये एक डिस्क हुआ और ये दूसरा डिस्क हुआ, इससे जुड़े रहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपके क्या बोल सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो स्पेसिफिकेशन है आपकी यूनिट की, वो भी आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के हैं आपके, पहला है डायमेंशन। इसका जो डायमेंशन है वो कितना रहता है, लेंथ जो रहती है इसकी LWH, क्या मतलब है, लेंथ, विथ और हाइट। तो इसकी लेंथ रहती है 1250 mm में, है ना। और इसकी विथ कितनी रहती है, 650, जो चौड़ाई रहती है mm में। और इसकी हाइट कितनी रहती है, 630 mm। और नेक्स्ट इसका सिलेंडर का साइज, ये जो सिलेंडर है आपका ये वाला, इस सिलेंडर के साइज के बारे में भी बात करते हैं। तो 400 डायमीटर, इसका जो व्यास रहता है ना, डायमीटर, वो कितना रहता है, 400 mm। और इसका जो लेंथ रहता है वो कितना रहता है, 600 mm। उसके बाद लूप वायर डायमीटर, ये जो आपका लूप रहता है ना यू शेप्ड का, इसका डायमीटर कितना रहता है आपका, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मिलीमीटर का रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ वायर लूप्स, तो वायर लूप्स के नंबर कितना रहता है, 44।
कितना रहता है 44। और नंबर ऑफ वायर लूप स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कहलाता है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ये कहलाता है, इसका नंबर कितना रहता है 12। इसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो पैडल मैकेनिज्म होता है। मैंने बताया ट्रांसमिशन सिस्टम देखिए यहाँ से जुड़ा है, जैसे जैसे इस पैडल को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना, ये सिस्टम स्टार्ट होने लगता है। 1:4 गियर रेशियो रहता है इसका। और इस मशीन का वेट कितना रहता है 36 किलोग्राम। और इसका सोर्स क्या रहता है, पर्सन, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ से पैडल मार रहा है और यहाँ से वो क्या कर रहा है, क्रॉप को डाल रहा है और यहाँ से उसको आउटपुट मिल रहा है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो सिलेंडर रहता है ना, इस सिलेंडर में जैसे मैंने बोला कि ये वायर लूप हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये वायर लूप टाइप का रहता है। थ्रेशिंग यूनिट्स में ना अलग अलग टाइप के आपके यूनिट्स आते हैं, थ्रेशिंग यूनिट्स। जैसे ये होता है, एक होता है आपका लूप टाइप, ठीक है, उसके बाद छोड़ के आपका होता है पैक टाइप, मतलब खूंटी ऐसे कीला टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर आपका रहता है एंगल बार टाइप, ऐसे एंगल बार बने होंगे पूरे, ठीक है, ऐसे एंगल बार बने रहते हैं, ये पूरा सिलेंडर में रहता है। फिर आपका हैमर मिल टाइप रहता है। फिर आपका रहता है रास्प बार टाइप। रास्प बार जो रहता है ना, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन रहता है आपके एंगल बार का और जो आपका पैक बार रहता है। ये मान लीजिए कि ये एंगल बार में ना आपके टूथ या फिर स्पाइक्स लगे रहते हैं, ऐसा वाला। और लास्ट में आपका रहता है स्पाइक टूथ सिलेंडर, ठीक है, मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ थ्रेसिंग यूनिट्स रहते हैं आपके, जिसका यूज़ किया जाता है आपके सिलेंडर के फॉर्म पे। और रास्प बार में सॉरी, जो जनरली यूज़ किया जाता है वो आपका वायर लूप ही रहता है, मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप पैक टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग है। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका मल्टी क्रॉप थ्रेशर। तो मल्टी क्रॉप थ्रेशर आपका क्या रहता है, इसके कुछ फीचर्स क्या हैं। द थ्रेशर कंसिस्ट ऑफ रास्प बार थ्रेशिंग सिलेंडर। देखिए अभी रास्प बार की बात कर रहे थे ना, तो रास्प बार थ्रेशिंग सिलेंडर। फिर है आपका ऑसिलेटिंग स्लिप्स, कॉनकेव एंड विनोइंग क्लीनिंग अटैचमेंट। अब ये क्या क्या है, तो ये तो आपका रास्प बार सिलेंडर हो गया, ठीक है। फिर ऑसिलेटिंग स्लिप्स का मतलब होता है ना कि आपकी एक चलनी रहती है, ठीक है, चलनी जो घुमावदार रहती है या जो हिलते रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग स्लिप। उसके बाद कॉन्गेव, मतलब आपका एक सिलेंडर अंदर पाया जाता है कॉन्केव टाइप का, यहाँ पे जो देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं ये रहता है। उसके बाद रहता है आपका विनोइंग क्लीनिंग अटैचमेंट। मतलब विनोइंग क्लीनिंग का मतलब क्या है, आपका ब्लोइंग करते हैं, हवा को ब्लो करते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रॉ क्या है, उड़ के चला जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक आउटपुट टाइप का दिखाई देगा, यहीं से जो आपका स्ट्रॉ है ना वो उड़ के बाहर निकल जाता है। क्लियर है, क्या होता है, बाहर निकल जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। इसके बाद जो रास्प बार सिलेंडर है, रास्प बार सिलेंडर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन रिंग। ये आपको दिख रहा होगा, कास्ट आयरन रिंग रहता है, शीट, मेटल शीट रहता है, टूथ रेक्स रहता है। यहाँ आप देख रहेंगे आपको टूथ दिखाई देगा, एकदम दांत जो स्पाइक टाइप स्ट्रक्चर रहती है ना, वो आपको दिखाई देगी। एंड इट इज़ फिटेड ऑन द मेन शाफ्ट रनिंग ऑन टू हैवी पैडल बियरिंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि उतनी क्लियर नहीं है, बट ये क्या रहता है कि ये जो शाफ्ट रहता है जो कि हैवी पैडल रहता है, बीयरिंग रहती है, उससे घूमता रहता है। क्लियर है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, डायमीटर ऑफ बीटर शाफ्ट रहता है आपका 42 mm। लेंथ ऑफ बीटर शाफ्ट रहता है 1400 mm, मतलब 1400 mm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर विथ रास्प बार, ये जो डायमीटर, ये सिलेंडर का जो डायमीटर है ना रास्प बार के साथ कितना रहता है 416 mm। लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसका लेंथ क्या है, ये जो पूरा लेंथ रहता है ये कितना रहता है 560 mm। फिर हाइट ऑफ होपर फ्रॉम ग्राउंड लेवल कितना रहता है आपका 1500 mm। कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे कैपेसिटी की बात की जा रही है, कितना है 600 to 1000 किलोग्राम पर आवर। अगर आप मैनुअली की बात करें वहाँ कितना था 17 to 20 kg। अगर आप एनिमल की बात करें तो आपका क्या था 140 kg। यहाँ पे आप सीधा सीधा डिफरेंस देख सकते हैं कितना है उसका 4 to 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स क्या 8 टाइम्स भी है, इसीलिए आपके मशीन्स का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पावर रिक्वायरमेंट कितना रहता है 7.5 हॉर्स पावर रहता है पर किलो वाट के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट आपका थ्रेशर है वो क्या है आपका एक्सल फ्लो पैडी थ्रेशर। ठीक है, एक्सल फ्लो पैडी थ्रेशर क्या रहता है, इसके फीचर्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेशिंग सिलेंडर, फिर वही बात आ गई, सिलेंडर रहेगा, कॉनकेव रहेगा, सिलेंडर कैसिंग रहेगी, क्लीनिंग सिस्टम रहेगा एंड फीडिंग एस्कारपमेंट। ये फीडिंग एस्कारपमेंट एक अलग चीज़ है, इसको बोला जाता है फीडिंग एस्कारपमेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है फीडिंग एस्कारपमेंट। ये क्या करता है, इन एक्सल फ्लो कॉन्सेप्ट द क्रॉप इज फेड फ्रॉम वन एंड, मतलब एक साइड से इसको हम
अंदर डालते हैं, इट मूव एक्सिलरी एंड द स्ट्रॉ, एक्सिलरी यहाँ घूमता है पूरा जो भी थ्रेशिंग की प्रोसेस होती है, एंड द स्ट्रॉ इज थ्रो आउट फ्रॉम द अदर एंड आफ्टर कंप्लीट थ्रेशिंग द क्रॉप। जो आपका स्ट्रॉ है वो दूसरे तरफ से क्या होगा, बाहर निकल के फेंका जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या है, द थ्रेशिंग सिलेंडर इज पैक टाइप, मतलब आपको पता होगा क्या होगा थ्रेशिंग सिलेंडर आपका कैसा है, पैक टाइप। जब मैं थ्रेशिंग यूनिट बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था ना कि पैक टाइप रहता है, रास्प बार रहता है, ठीक है, हैमर टाइप रहता है। तो पैक में मैंने क्या बताया था, खूंटीदार नुकीले जो रहते हैं वो। तो इसका जो सिलेंडर रहता है वो कैसा रहता है, पैक टाइप। द केसिंग ऑफ द थ्रेशर हैज 7 लोवर्स फॉर मूविंग द क्रॉप एक्सिलरी, 2 एस्पिरेटर ब्लोवर्स एंड 2 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग द ग्रेन्स। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स आपके आए हैं, ठीक है, उस वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि केसिंग क्या है। तो केसिंग क्या रहता है ना, ये एक टाइप का आपका कवरिंग मटेरियल रहता है जो आपके सिलेंडर को कवर करता है। और मतलब केसिंग का मतलब होता है एक आवरण या खोल जो किसी भी चीज़ को कवर करता है, चाहे अगर आप थ्रेशिंग के थ्रेशर या सिलेंडर केसिंग की बात करें तो वो सिलेंडर को कवर करेगा, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है। तो केशिंग क्या रहता है, केशिंग ऑफ द थ्रेशर है 7 लोवर्स। अब ये 7 लोवर्स क्या रहता है, तो ये आपने खिड़की देखी होगी जो ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे खुलती है फिर ऐसे ऊपर जाती है। यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकूंगा 3D डायग्राम, मतलब देखे ना कि एक रस्सी रहता है उसको खींचने से ऐसे झुक जाती है, फिर जैसे उसको ऊपर करते हैं ऐसे हो जाती है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लोअर्स स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, लोअर्स स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिर बात आती है एस्पिरेटर ब्लोवर्स का मतलब, एस्पिरेटर एक ऐसा मशीन रहता है जो हवा को खींचने का काम करता है, ठीक है, सक्शन। और ब्लोवर्स का मतलब होता है कि उसको जो फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो झोंकने में या खींचने में सहायता प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस थ्रेशिंग यूनिट में रहती हैं कि हमने पहले आउटपुट दिया, फिर ये अंदर उसकी थ्रेशिंग की प्रोसेस हुई, फिर हवा के थ्रू जो आपकी क्लीनिंग यूनिट के थ्रू ये बाहर आ गया। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस, लेंथ कितना रहता है 2030 mm इस पूरे यूनिट का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद इसका विथ कितना रहता है, चौड़ाई रहती है 3050 mm, हाइट इसकी रहती है 1960 फीडिंग डिवाइस का क्या रहता है, फीडिंग क्यूट, या इसी को क्या बोलते हैं, फीडिंग एस्कारपमेंट बोला जाता है, ठीक है, जो कि मैनुअली रहता है। उसके बाद है लेंथ ऑफ फीडिंग एस्कारपमेंट, इसको फीडिंग फीडिंग क्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना रहता है 905 mm, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, फीडिंग एस्कारपमेंट। इसका लेंथ रहता है 905 mm और इसका जो विथ रहता है, चौड़ाई रहती है, वो रहती है 110 mm। टाइप ऑफ सिलेंडर स्पाइक टूथ, इसी को क्या बोला जाता है आपका, पैग टाइप, ठीक है। इसके 3 नाम हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, या तो आपको स्पाइक टाइप पूछ सकता है, या तो टूथ टाइप पूछ सकता है, या तो पैग टाइप, और हिंदी में अ, नुकीले दांत भी जैसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद है जो इसका सिलेंडर रहता है अंदर, जो थ्रेशिंग सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना रहता है 770 mm और लेंथ कितना रहता है 1500 mm। फिर लेंथ ऑफ कॉनकेव रहता है आपका 840 mm, विथ ऑफ कॉनकेव रहता है 5 से 70 mm। उसके बाद है टाइप साइज एंड नंबर ऑफ ब्लोवर्स, ये जो एस्पायरेटर की बात की जा रही थी ना जो हवा को खींचने का काम कर रहा था, ये ब्लोवर्स क्या रहता है, एस्पायरेटर टाइप रहता है। फिर 2 ब्लोवर्स रहते हैं, मतलब 2 यंत्र रहते हैं जो झोंकने का काम करते हैं, उनका डायमीटर कितना रहता है 400 mm और इनका चौड़ाई या विथ कितना रहता है 160 mm। उसके बाद आती है कि इस पूरे पर्टिकुलर मशीन का वेट कितना रहता है, तो 730 किलोग्राम, और पावर रिक्वायरमेंट कितना रहता है 35 हॉर्स पावर पर किलो वाट। किलो वाट आपका कितना है 26.25, जो कि किससे चलेगा, आपका ट्रैक्टर से। उसके बाद आपका जो लास्ट थ्रेशिंग यूनिट है ये आपका स्पेशली मेज डीहस्कर कम सेलर कहा जाता है। इसमें आपके जो मेज के दाने रहते हैं ना उनको सेपरेशन का काम करते हैं, ठीक है। जो आपका कॉब रहता है, कॉब से आपके मेज के ग्रेन को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, मेज डीहस्कर कम सेलर, मतलब डीहस्कर का मतलब आपके हस्क को अलग करना जो आपका बायोलॉजिकल मटेरियल है, कम सेलर का मतलब ये रहता है कि उसके कॉब से आपके ग्रेन्स को, ये जो दाने रहते हैं उसको भी अलग करना। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं, तो मेज डीहस्कर कम सेलर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के आते हैं। पहला रहता है आपका स्पाइक टूथ और दूसरा रहता है एक्सल फ्लो। तो स्पाइक टूथ का तो आपको मतलब पता ही होगा, जो इसका थ्रेशिंग यूनिट रहेगा, यहाँ पे तो शेलर यूनिट बोल सकते हैं। सेलर यूनिट कैसा रहता है आपका, स्पाइक टाइप का। और ये एक्सल फ्लो मतलब क्या रहता है, यहाँ से जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो उड़ के बाहर निकल जाएगा। तो in the spike tooth type seller, pegs are staggered at various height for better shelling efficiency,
ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दो वर्ड आया है आपका, स्ट्रगल्ड और सेलिंग एफिशिएंसी। तो सर सेलिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो दाने निकल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, डैमेज थोड़े हो रहा है, टाइम थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। स्ट्रगल्ड का मतलब होता है आपका वाइब्रेशन, या आप कंपन भी बोल सकते हैं। तो पैक्स आर स्ट्रगल्ड मतलब जो आपके टूथ्स रहेंगे ना वो कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगा, आपका जो ग्रेन्स है ना वो आसानी से रिमूव हो पाएंगे। इसको देखिए, जो मस्क सॉरी मेज डी डिहस्कर या जो सेलर रहता है ना, ये आप देख भी सकते हैं। जो मैनुअली रहता है उसमें, मैनुअली ऐसा रहता है ना, एक छोटा सा खोखला आपका क्या रहता है, गोला टाइप रहता है, इसमें ऐसे ऐसे यूनिट्स बने रहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, मेज को पुट करते हैं और फिर राउंड से ऐसे घुमाने लगते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से टकरा के क्या रहता है, आपका दाना निकलता है। ये आपने गाँव में भी देखा होगा, किया जाता है। यही चीज़ इसमें रहता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी टाइप का इसमें सिलेंडर्स लगे रहते हैं। ये तो एक्चुअल में सिलेंडर है, उसके सिलेंडर के अंदर का कॉन्केव है। तो इसमें भी यही सेम आपका फंक्शंस रहता है कि इसमें स्पाइक टूथ में आपका मेज जाता है, उसमें फंसता है, उसके बाद वो रोटेट होता है, घूमता है, उसमें वाइब्रेशन या स्ट्रिगरिंग होती है, और आपका जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है। द स्पाइक आर प्लेस्ड इन 6 रो। ठीक है, ये आपका 6 रो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 विथ 6 स्पाइक। अब 6 रो हैं तो 6 स्पाइक भी होगा इन ईच रो। द शीव्स है 1.2 सेंटीमीटर डायामीटर। जो शीव्स रहता है आपका उसका डायमीटर कितना रहता है, 1.25 सेंटीमीटर। एंड ओपनिंग टू सेपरेट द शेलर सेल्ड मेज फ्रॉम हस्क। काम ही इसका है, क्या करना है, अलग करने का काम ही है इसका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, in axial flow type thresher, packs are provided on the cylinder and lowers were provided on the upper periphery of the drum to convey the crop to the outlet। अब देखिए एक्सियल फ्लो है मतलब क्या होगा, जो आपका उसमें ब्लूमिंग होगी, एस्पिरेटर्स होंगे, हवा खींचेंगे, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करेंगे। ठीक है। लोवर्स लगा होगा मतलब यही रहता है जो मैंने बताया था, लोवर्स ऐसे खिड़की लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम ही ये है कि ये तेज़ी से हवा को ब्लो करता है। और अपर फेरीफेरी का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक यूनिट है, तो ये आपका अपर फेरीफेरी यूनिट है ऑफ द पर्टिकुलर ड्रम, जहाँ से क्या होगा, आपका क्रॉप आउटलेट बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, दो टाइप के हैं आपके, स्पाइक टूथ और एक्सेल टाइप, मैंने पहले बताया था। तो लेंथ देख लीजिएगा आप, 765 रहता है स्पाइक टूथ का, एक्सेल का रहता है 3400, मतलब आपका लेंथ जो है वो एक्सेल का बढ़ गया है। अगर आप सारी चीज़ों को यहाँ कंपेयर करें ना, तो ऑलमोस्ट जो आपका एक्सेल टाइप है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। क्या रहता है, बड़ा रहता है। चाहे आप कैपेसिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप लेंथ की बात कर लीजिए, विथ की बात कर लीजिए। ठीक है। सारी चीज़ों में क्या रहता है, आपका एक्सेल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये स्पेसिफिकेशंस आप देख लीजिएगा। ठीक है। स्पेसिफिकेशंस कैसे, क्या क्या हैं, क्या इसकी लेंथ है, क्या इसका साइज है, मॉइस्चर कितना कंटेंट, मॉइस्चर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट रहता है ना। कॉप्स का मॉइस्चर कंटेंट आपके स्पाइक टूथ में देखिएगा 12 से 28 रहता है, जबकि एक्सेल में 15 से 28 रहता है, तो एक्सेल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो थ्रेशिंग के बाद आपकी क्या आती है, दूसरी चीज़ जो पोस्ट हार्वेस्ट में की जाती है, वो आपकी विनोइंग। विनोइंग का मतलब रहता है कि हवा में उड़ाना। ठीक है, क्या है, हवा में उड़ाना। अच्छा, क्या हवा में उड़ाना, जैसे आपने देखा होगा कि पहले प्रोसेस थ्रेसिंग में हमने क्या किया था, पैरा से। ठीक है, पैरा से हमने क्या किया था, आपके दानों को अलग कर दिया था। अब आपको पता होगा कि दानों के साथ क्या आता है, भूसा आता है, जिसको शाप बोला जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, शाप। ये आपका भूसा रहता है। अब भूसे से क्या है, भूसे से आपके दाने को अलग करना। तो यहाँ देखेंगे, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्वालिटी ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्स। इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव विविल्स और अदर पेस्ट फ्रॉम स्टोर ग्रेन। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, घर में ही आप देखेंगे कि चावल को अगर बहुत दिन स्टोर करेंगे ना, तो आप देखेंगे उसमें कुछ इल्लियाँ आने लगती हैं। तो उसको भी अगर आपको हटाना है तो हम क्या करते हैं, विनोइंग। अच्छा, विनोइंग होता क्या है, ठीक है, बात तो ये भी आती है ना कि विनोइंग क्या है भाई, विनोइंग के बारे में आपको जानना भी पड़ेगा। सो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, थ्रेसिंग क्या रहता है। थ्रेशिंग द सेपरेशन ऑफ ग्रेन और सीड फ्रॉम हस्क एंड स्ट्रॉ इन द स्टेप इन द शार्प रिमूवल प्रोसेस दैट कम बिफोर विनोइंग। मतलब आपका पहले थ्रेसिंग कीजिए, आप जो आपका पैरा है वहाँ से आप जो दानों को अलग कर लीजिए। आप उस दाने के साथ अगर कुछ भूसा आ रहा है या कुछ छोटे छोटे मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ गंदगी आ रही है, कुछ इम्प्योरिटी आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म
it involves throwing the mixture into the air so that the wind blows away the lighter chaff while the heavier grains fall back down to for recovery. अब ये क्या होता है ना, आप गांव में देखेंगे कि जो आपका धान रहता है या कोई भी गेहूं रहता है या कुछ भी रहता है उसको हवा में उड़ाया जाता है, एक पंखा लगा देते हैं और उसको हवा में उड़ाते हैं। तो जो आपकी भूसा रहता है या जो भी आपके कीड़े रहते हैं ना, वो लाइट वजन होने के कारण क्या रहते हैं, उस यूनिट से बहुत ज़्यादा दूर जाके फेंका जाते हैं। और जो आपके दाने रहते हैं वो भारी होने की वजह से जस्ट थोड़ा सा, मतलब विद इन आप क्या बोल सकते हैं 10 से 20 सेंटीमीटर में कलेक्ट होने लगते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, विनोइंग। आपने देखा ना कि यहाँ एक ऐसे पंखा रहता है, ये चलता रहता है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है, डायग्राम मेरी अच्छी नहीं। यहाँ से वो क्या करता है, ऐसे एक प्रोडक्ट को गिराते रहता है, ठीक है, गिराते रहता है ना, तो ये हवा के वजह से, ठीक है, हवा के फ्लो के वजह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर में जाके गिर जाती है, और जो आपका ग्रेन्स है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, विनोइंग। अब ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो आपका मैनुअली रहेगा, दूसरा आपका मशीन्स के थ्रू। मैनुअली में फिर वही चीज़ आती है, ठीक है, क्या चीज़ आएगी आपकी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उसके बाद इनपुट कम मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो आपके फैंस का यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या रहते हैं, जो बास्केट है उसका यूज़ किया जाता है। बास्केट में आप मटेरियल्स को रखते हो और एक फ़ैन को चलाते हो। और दूसरा जो तरीका है वो क्या रहता है, यूजिंग अ टूल्स और मशीन्स। तो इसमें क्या करते हैं, आपके अलग अलग टाइप के हैं, ग्रेन है, पेडी विनोअर्स है और पैडी प्री क्लीनर है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक को। तो आपका जो ग्रेन विनोवर है वो क्या रहता है, दिस मशीन विनोज द ग्रेन ऑलरेडी थ्रेश बाय अ थ्रेशर और अदर मीन्स। मतलब इसमें क्या रहता है, जो आपका थ्रेश्ड मटेरियल रहता है जिसमें आपका पैरा वैरा आते हैं ना, वो पैरा वैरा अलग होने के बाद जो आपका मटेरियल बच गया जिसमें बस इम्प्योरिटीज़ होंगी, उस इम्प्योरिटी को हम क्या करते हैं, इस मशीन में डाल देते हैं। इसमें क्या रहता है, इट हैज़ अ फीडिंग हॉपर, ये फीडिंग हॉपर है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो डायग्राम है, एक में अंदर का पूरा क्या बोल सकते हैं आपका नेम्ड या वेल्ड लेबल डायग्राम है, और एक में आपका जो ओरिजिनल रूप में जो दिखता है वो वाला है, ठीक है। तो क्या है इसमें, इट हैज़ अ फीडिंग हॉपर, ये अपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, फीडिंग हॉपर। एट द टॉप ऑफ रिसीव द थ्रेस्ड ग्रेन विद द अदर इम्प्योरिटी, यहाँ आपका क्या रहेंगे, हम मटेरियल्स को ऐसे पुट करेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी आपका और थ्रेस्ड मटेरियल रहेगा। उसके बाद इट डिस्चार्ज द थ्रेस्ड ग्रेन ओवर अ स्कैल्पर एंड रिमूव बिगर साइज इम्प्योरिटीज़। अब अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ आने के बाद ऐसे घूमते रहता है। तो जो बड़े इम्प्योरिटीज़ रहते हैं ना, वो पहले ही अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, पहले ही अलग हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है, अ ब्लोअर प्रोवाइड एट बॉटम सेंड्स अ स्ट्रीम ऑफ एयर अगेंस्ट द ग्रेन फॉलिंग थ्रू द स्कैपर विच सेपरेट द स्ट्रॉ शार्प एंड अदर इम्प्योरिटीज़। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे डायग्राम बना है, ठीक है, क्या है ऐसे, यहाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, यही क्या है, आपका फ़ैन है या ब्लोअर है। यहाँ से हवा चलती है और हवा चलने से यहाँ क्या रहता है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये जो इम्प्योरिटी रहती है वो बाहर निकलने लगती है। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर नेक्स्ट है आपका, द डस्ट शार्प एंड स्ट्रोज आर कलेक्टेड सेपरेटली एंड द क्लीन ग्रेन्स इज टेक आउट थ्रू अनदर आउटलेट नियर द बॉटम यूनिट। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके क्या है, यूनिट है जहाँ से आपका क्या रहेगा, जो प्योर मटेरियल है आपका, ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो सीड्स हैं, वो सेपरेट कलेक्ट हो जाएंगे। अब इसका एफिशिएंसी पूछा जाता है, कैपेसिटी इसकी कितनी रहती है, 625 किलोग्राम पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में 625 किलोग्राम जो आपका फ्रेश्ड मटेरियल है उसको अच्छा या प्योर, या जो प्योर सीड है या बोल सकते हैं विनोइंग कर सकता है। और इस मशीन का जो क्या बोल सकते हैं आप, पावर कितना रहता है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर के मशीन से आप 625 किलोग्राम थ्रेस्ड मटेरियल का विनोइंग कर सकते हैं प्रति घंटे। नेक्स्ट रहता है पैडी विनोवर। देखिए इसके सारे पॉइंट्स ना ग्रेन विनोवर जैसे ही हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स देखिए, द मशीन्स विनोज पैडी ऑलरेडी थ्रेस्ड बाय द पेडी थ्रेशर और अदर मीन्स, ठीक है। सेकंड, इट हैज़ अ फीडिंग यूनिट एट द टॉप टू रिसीव द थ्रेस्ड पैडी। सारी चीज़ें वही हैं, बस इसको अलग से क्या बोल दिया गया है, पैडी विनोवर, ठीक है। उसमें क्या रहता है, ग्रेन विनोवर में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका बोल सकते हैं कि राइस का यूज़ कर सकते हैं हम, वीट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी करो। ग्रेन विनोवर का मतलब क्या है, ग्रेन्स का। अब वो ग्रेन्स
मेज भी हो सकता है, मेज का तो वैसे जनरली नहीं करते हैं, मेज में भूसा वूसा रहता नहीं है, मतलब ऐसे सीरियल्स का जो जनरली यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए इसको ग्रेन विनोवर और इसको अलग से क्या कर दिया गया, पैडी विनोवर। स्ट्रक्चर बस हल्की सी चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा चीज़ वैसा ही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है पैडी प्री क्लीनर। अब देखिए ये विनोवर से थोड़ा सा अलग रहता है, इसकी यूनिट भी अगर आप देखेंगे बड़ी रहती है, इसमें अलग अलग चीज़ें रहती है। इसमें क्या रहता है, पैडी प्री क्लीनर इज यूज्ड टू रिमूव अपेंडेजेस, ग्लूम्स एंड फॉरेन मटेरियल। मतलब थ्रेस्ड मटेरियल के अलावा भी अगर इसमें कुछ बड़े मटेरियल्स हों या कुछ डस्ट पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, मतलब मान लेंगे कि स्ट्रॉज या हस्क भी है ना, तो ये यूनिट आसानी से उसको निकाल सकता है। मतलब अभी तक जो हम विनोवर देख रहे थे उसमें क्या था, थ्रेस्ड मटेरियल आ रहा था, इसमें ज़रूरी नहीं है थ्रेस्ड मटेरियल आने की, ठीक है। इसमें अगर आपका सीधा मटेरियल भी आ रहा है तो अच्छे से उसको क्लीन कर देगा। अब इसमें क्या रहता है, द प्री क्लीनर इज प्रोवाइडेड विद एन एस्पिरेटर, मतलब वही है, क्या रहता है, एक मशीन जो रहता है वो क्या करता है, हवा खींचने का। रोटेटिंग स्कैल्पिंग स्लिप्स, ये रोटेटिंग घूमते रहता है, स्लेप्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वो जो नाम दिया गया ये जो रहता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, स्लिप्स बोला जाता है, आप देख सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग ग्रेडिंग स्लिप्स। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, बाई suitably चेंजिंग द स्लिप इट कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर सीड्स। जरूरी नहीं है कि पैडी के लिए, इसके में अगर आप स्लिप्स को चेंज कर देंगे अलग अलग क्रॉप के बेस पे तो आपका दूसरे क्रॉप्स की भी प्री क्लीनिंग की जा सकती है। बाई यूजिंग द प्री क्लीनर्स द एफिशिएंसी ऑफ क्लीनर कम ग्रेडर इज इम्प्रूव्ड। That mean your quality of seed, your quality of grain will be improved by the use of paddy pre cleaner, या फिर ग्रेन प्री क्लीनर बोल दिया, कुछ भी। आप सीधा सीधा क्या है, प्री क्लीनर के यूज से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रिमूव बोथ स्मॉलर एंड लार्जर साइज इम्प्योरिटीज एंड द डस्ट फ्रॉम द ग्रेन्स। मैंने पहले ही बोला कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका थ्रेस्ड जो ग्रेन है वही आए, अगर थ्रेस्ड ग्रेन के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ रही हैं तो प्री क्लीनर उसको आसानी से हटा देगा। फिर नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द यूनिट इज़ 150 किलोग्राम पर आवर एंड इट इज़ ऑपरेटेड 1 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इसकी एफिशिएंसी विनोवर से कम है, बट काम भी तो विनोवर से ज़्यादा है, ठीक है। काम भी तो विनोवर से ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को ये हटाएगा, उससे ज़्यादा मटेरियल्स को ये क्लीन करेगा। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ पैडी क्लीनर, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, 91%। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका कंबाइन हार्वेस्टर। हमने थ्रेशर देख लिया, हमने विनोवर देख लिया, अब हम देखेंगे कंबाइन हार्वेस्टर। मतलब 100 सोनार की तो एक लोहार की, ठीक है। क्या है, 100 सोनार की तो एक लोहार की। दैट मीन आप थ्रेशिंग अलग से करेंगे, उसके बाद आप विनोइंग करेंगे। मतलब पहले से लेते हैं, रिपिंग, पहले आप कटाई करेंगे, ठीक है, हार्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद आप उसकी थ्रेशिंग करेंगे, उसके बाद आप उसकी विनोइंग करेंगे। कितना टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। कुछ नहीं करना है, एक कंबाइनर लाइए, यही आपका हार्वेस्टिंग करेगा, यही आपका थ्रेशिंग करेगा और यही आपका क्या करेगा, विनोइंग कर देगा। 3 in 1, ठीक है। मतलब हार्वेस्टिंग भी हो रही है, यहाँ पे थ्रेशिंग भी हो रही है और यहाँ पे विनोइंग भी हो रही है। कंबाइन हार्वेस्टर इज अ मैकेनिज्म method which combine the process of reaping, threshing and winnowing of crop using a single machine. It is especially useful for farmer harvesting wide patches of crops such as rice, corn, wheat, sunflower, pulses and others. दैट मीन आप देख सकते हैं कि क्या मल्टीपर्पज़ मशीन है यार, एक बार में ही सब कुछ कर रहा है। मतलब इमिडिएटली आफ्टर द मतलब क्या बोल सकते हैं आप, सडन हार्वेस्टिंग, ये आपका हार्वेस्टिंग मतलब सडन मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप, ये हार्वेस्टिंग भी करेगा, ये उसकी थ्रेशिंग भी करेगा, ये उसकी विनोइंग भी करेगा। मतलब सीधा सीधा ये आपको प्लांट से ग्रेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ मैं सीड्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा ग्रेन प्रोवाइड करेगा, कहाँ से, प्लांट से। तो 100 सोनार की और एक लोहार की मैंने इसीलिए बोला था। अब इसके बाद बात आती है कि फंक्शन ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर क्या रहता है। फीडिंग द स्टैंडिंग क्रॉप टू द कटर बार विद द हेल्प ऑफ रील। ये जो रील रहता है ना, इसके मदद से क्या करता है, क्रॉप को हार्वेस्ट करता है या कट करता है। उसके बाद कटिंग द क्रॉप, हार्वेस्टिंग, ये तो है ही थे। फिर क्या नेक्स्ट, फीडिंग द क्रॉप टू द थ्रेशिंग यूनिट। ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अब पूरा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं बताऊंगा। ये क्या कहलाता है, आपका थ्रेशिंग यूनिट कहलाता है। फिर क्या है, सेपरेटिंग द हस्क फ्रॉम ग्रेन। पहला काम यही था, थ्रेशिंग का काम क्या है कि सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन और सीड फ्रॉम हस्क और स्ट्रॉ। फिर क्या है, क्लीनिंग द ग्लेन्स। अब आपका विनोइंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्रेशिंग कंप्लीट, अब विनोइंग का काम स्टार्ट। यहाँ पे आप दे सकते हैं
एक्सल फ्लो है आपका, यहाँ से मटेरियल्स निकलेंगे। और कन्वेइंग एंड स्टोरिंग द ग्रेन। अच्छा, इसकी एक और खासियत भी रहती है कि ऐसा नहीं है कि ये थ्रेशिंग कर रहा है या विनोइंग कर रहा है तो मटेरियल्स को कहीं फेंक देगा। ये मटेरियल्स को स्टोर भी करता है, अंदर इसकी स्टोरेज यूनिट रहती है, हम देखेंगे यहाँ पे ये मटेरियल को स्टोर भी करता है, बाद में आराम से जाके उस मटेरियल को निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कितना काम कर रहा है, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। नेक्स्ट इसका कुछ ये डायग्राम है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स कहाँ रहते हैं। देखिए सबके नाम दिए गए हैं इस डायग्राम में, और नाम के क्या क्या काम है ये भी दिए गए हैं। मैं आपको कुछ कुछ का बता देता हूँ। जैसे देखिए ये रील कहलाता है, ठीक है, ये आपका कटर बार है, यहाँ पे कटर बार रहता है। फिर ये आपका हेडर ऑगर रहता है, इसका काम रहता है हार्वेस्टिंग करना। इसके बाद क्या रहता है, ग्रेन कन्वेयर रहता है, यहाँ से आपका जो मटेरियल है वो ऊपर आता है। फिर आपका थ्रेशिंग ड्रम है, स्टोन ट्रैप्स है, कॉनकेव है, स्ट्रॉ वॉकर, ग्रेन पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक क्या बोल सकते हैं, वेल लेवल डायग्राम है थ्रेशर का, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इम्प्लीमेंट समझ आए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट्स को रखिएगा, ठीक है। नोट्स कल्चर की टीम बिल्कुल आपके लिए खड़ी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।